तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 का जो आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे हैं, है ना। तो संख्या पद्धति में हमने लास्ट क्लास में क्या किया, संख्याओं को गुना करने के लिए हमने सीखा और भाग के बारे में भी, बहुत ज्यादा भाग के बारे में नहीं सीखा। आज हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें आपको भाग के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है ना। तो पहले देखते हैं कि संख्या को गुना करने में क्या क्या सीखा। तो आपको अगर किसी एक संख्या, एक अंकों की संख्या से दूसरे एक अंक की संख्या से गुना करना हो तो आप कर लोगे। किसी दो अंक की संख्या को किसी दो अंकों की संख्या से गुना करना तो ये भी आप कर लोगे, है ना। किसी तीन अंकों संख्या को किसी दो अंक की संख्या से गुना करना हो ये भी आप कर लोगे। किसी तीन अंक की संख्या को तीन अंक की संख्या से गुना करना हो ये भी आप कर लोगे, है ना। तो एक ही तरीका है, वो सारी चीज हम लोगों ने कवर कर चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या दूसरे प्राकृतिक संख्या से मैं गुना करूँ तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा गुना करके जो गुणनफल आएगा, ये भी एक प्राकृतिक संख्या आएगा क्या, यस या नो, ये बताइए। दो प्राकृतिक संख्या को गुणनफल गुना करने पर जो आएगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या आएगा क्या, तो बोलोगे हाँ सर ये हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या से गुना करो तो जो आंसर आएगा ये भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, होल सेक्शन में आपको आंसर करना है, रिकॉल क्वेश्चन होगा, ठीक है। पिछले क्लास पे आधारित क्वेश्चन होगा। उसके बाद डिवीजन पे आते हैं, ठीक है। जो भी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी डिवीजन में वो भी रिवीजन करेंगे फिर आगे। पहला क्वेश्चन है आज का, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से आंसर करिए, क्या आंसर होगा आपको बताइए। बोला जा रहा है किसी क्लास में 324 बच्चे है ना। अब प्रत्येक बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास 15 बुक है, 15 किताबें, तो टोटल किताबों की संख्या कितनी हो जाएगी उस क्लास में, बताइए, ट्राई करिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने कर रखा है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन करा करो, ठीक है, ताकि शुरुआत की जो चीजें कुछ भी आपकी छूट ना जाए, ठीक है। तो फिर भी अभी आपका कुछ छूटा नहीं है, ये पहला क्वेश्चन ही है, ट्राई करिए करने की। अगर किसी क्लास में 324 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास अगर 15 बुक है तो टोटल कितने बुक हो जाएंगे, टोटल किताबों की संख्या कितनी। काफी आसान सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कर रखा है, ट्राई करिए। ऐसे काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। ट्राई करिए। अच्छा, इतना समय अब नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है ना। अगर आपको ये पता है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में तो आप सीधे जल्दी से आंसर कर सकते हो। दो तरीका बताया गया था, एक तो डायरेक्ट मेथड है आपके पास। तो अभी क्या करते हैं, 10 सेकंड में अभी पोल को मैं एंड करूंगा, तो अगर अब तक आंसर नहीं किया तो 10 सेकंड और है आपके पास, आंसर करिए।
5 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ। अभी कुछ बच्चों का आंसर नहीं हो पाया है, तो अभी क्या करोगे, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाए तो अब आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई करिए। देखो इसको समझते हैं। किसी कक्षा में अगर 324 स्टूडेंट है, किसी क्लासरूम में अगर 324 स्टूडेंट है, प्रत्येक बच्चे के पास अगर 15 किताब है, तो आप अगर खुद ऐसे सोचो कितने बुक हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, पहले स्टूडेंट के पास 15 बुक, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट के पास 15 बुक है, तीसरे बच्चे के पास 15 बुक है, तो इस तरीके से कितने बुक हो गए, तो ऐसे करके 324 बार आपको जोड़ना होगा, है ना। आप 324 बार 15 को जोड़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 15 को सर 324 बार जोड़ने से अच्छा क्या होगा कि 15 को 324 से गुना कर दूं, है ना। 324 को आप 15 से क्या करोगे, गुना कर दोगे, है ना। तो आपको दो तरीका पता है। एक तरीका तो इस तरीके से आप करोगे, सीधे आपको 15 का टेबल याद है, तो 15 को 4 से गुना करो, तो आप बोलोगे 15 चौके 60 होता है, 60 का 0 लिखा, 6 यहाँ पर लिख दिया हासिल। अब क्या करोगे, 15 को 2 से गुना करो, 15 गुना 30 होगा, 30 में 6 को जोड़ा, 30 में 6 को जोड़ा तो 36 आया, 36 का भी बस 6 लिख रहा हूँ, है ना, 6 या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और 3 जो आया है ना, 3 हमारा हासिल रहेगा, 3 हमारा हासिल रहेगा, 36 का 6 लिख दिया और 3 हासिल रखेगा, ठीक है। उसके बाद अब 15 की गुना किससे करोगे, 15 की गुना करोगे 3 के साथ, 15 के 45, और ये 3 जो था इसको जोड़ोगे तो 15 45 और 3 48 हो जाएगा, तो ये 48 आया। तो आंसर कितना आया, 4860, है ना। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ऐसे कर लोगे। अगर इस वाले मेथड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 324 लिखोगे यहाँ पर और यहाँ पर 15 लिखोगे और इसको गुना करोगे, तो गुना करने के लिए आपको पता है 5 चौके 20 का 0 लिखोगे, 2 इधर लिखोगे, 5 दूनी 10 2 12, तो 2 यहाँ लिखोगे, 1 हासिल रहेगा, 5 3 15 1 16, है ना, ऐसे लिखा आपने। उसके बाद यहाँ क्रॉस करते हो और यहाँ पर 1 से गुना करोगे तो 4 2 और 3, और इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो आपको लिखेगा 4 4 2 0 4 2 6 6 2 8 और ये 4860, है। तो ये समझ में आया, दोनों ही तरीका से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टेबल याद है तो आप सीधे सीधे इस वाले मेथड को प्रेफर करो, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया, इतनी क्लियर है बातें। तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमें क्या सीखना है, डिवीजन, और कुछ चीजें इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है ना। डिवीजन में कुछ चीजें हम आपको पढ़ाई गई थी, जैसे आपको ये बताया गया है कि अगर हमें किसी संख्या में, दो संख्या हमारे पास बी और ए, अगर आपको बी में ए से अगर भाग लगाओ तो आप इस तरीके से लिखो, और बी को ए से भाग लगाने का मतलब क्या होगा, आप बताओ, बी बटा ए लिखेंगे या ए बटा बी लिखोगे, कौन सा लिखोगे, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, बी बटा ए लिखेंगे या ए बटा बी लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर बी को ए से भाग लेने का मतलब बी बटा ए लिखेंगे, है ना, तो ऑप्शन ए सही, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आपको बताया गया था कि इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जिसको भाग देना है आप ऐसे पढ़ सकते हो कि भाग किसे दे रहे हो, बी को भाग दे रहे हैं, किसमें, किससे, ए से भाग दे रहे हैं, है ना। तो जिसको भाग देना है उसको हम लोग अंदर लिखते हैं इस तरीके से, और ए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो जिस भी संख्या को आप भाग देते हो, ध्यान दीजिए, जिस भी संख्या को आप भाग देते हो वो संख्या क्या हो जाती है, उसे आप भाज्य कहते हो, है ना, इसे आप क्या कहते हो, भाज्य कहते हो, ठीक है। यानी ये हमारा बी क्या हुआ, भाज्य, या यहाँ पर भी कह सकते हो भाज्य, मतलब जिसमें भी भाग लगा, जिस भी संख्या से आप भाग लगा दो, तो एक क्या हो गया, एक हुआ भाजक है ना, इसे भाजक कहते हैं। इतनी चीज बताई गई थी आपको कि भाज्य क्या होता है, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, है ना, इसे आप डिविडेंड कहते हैं, और भाजक हुआ डिवीजर कहते हैं। इतनी चीजें पता है आप सभी को, ये लास्ट क्लास में भी हमने कर रखा है, ठीक है। तो इस पेज की स्क्रीनशॉट भी लेने बोला गया था। तो इसमें देखो दो चीज और है, दो चीज तो आपको मैं सिखा दिया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। इसके बाद है, अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या 3 से मुझे 17 के भाग लगाने, ठीक है, 17 से भाग लगा, तो आप क्या करते हो, 3 का टेबल पढ़ते हो, 3 का टेबल इस तरीके से पढ़ते हो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इस तरीके से कि हमें देखना है कि 3 के पहाड़े में या तो 17 आ जाए या 17 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आता है। तो आपको पता है 3 पंजे 15 होगा, 3 छक्के 18 होगा, है ना। तो 18 तो 3 से बड़ा हो गया, सॉरी 17 से बड़ा हो गया, तो आप 15 लो, तो आप कहोगे 3 गुना 5 कितना होता है सर, 3 बचे 15 होता है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 5, ठीक है।
और यहाँ पर लिख दोगे 15, 3 पंजे 15, और 17 में से 15 घटा के आप यहाँ पर 2 लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं डिवीजन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 17 क्या है, 17 भाज्य। ठीक है, 17 क्या है, भाज्य। ठीक है, 3 क्या है, 3 हमारे पास भाजक है। ये सारी चीज नोट की। ठीक है, 2 चीज और मिला आपके पास, ये जो 5 आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप शेषफल कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसे आप डिवीजन कहोगे और इसे आप डिविडेंड कहोगे। इतनी बातें क्लियर है कि डिविडेंड क्या हुआ, डिवीजन क्या हुआ, कोशेंट क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ। 4 चीज होता है, चारों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाजक क्या है। ठीक है, तो एक चीज और नोट की, इन चारों में एक रिलेशन दी है। इन चारों में रिलेशन क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कभी भी, भाज्य। ठीक है, बराबर, इसको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के नोट कर लीजिए। भाजक गुना भागफल। ठीक है, आपने जो डिवीजन किया वो सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा, आप ये रिलेशन से चेक कर सकते हैं, शेषफल। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया सभी ने, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब आप चेक इसको कैसे करते हैं, भाज्य कितना है मुझे बताओ, भाज्य 17 है, तो यहाँ पर मैं 17 लिख दिया, बराबर भाजक कितना है बताइए, भाजक आप बोलोगे 3 है सर, है ना, यहाँ पर 3 भाजक दिख रहे हैं। गुना भागफल कितना है, आप बोलोगे सर भागफल हमारे पास 5 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5। शेषफल कितना है, 2 है। तो आप इसको चेक करके देखिए, है ना, इसको चेक करोगे तो 5 या 15 और 2 17 मिल रहा है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कभी भी आप डिवीजन कराओगे तो भाज्य जो होगा, भाजक गुना भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो भाज्य के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए। ठीक है, मतलब आपने क्या सीखा, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ए से अगर मैं बी में भाग लगा रहा हूँ और भागफल हमारा सी है और रिमाइंडर करने के बाद डी आ रहा है ना, तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, यहाँ से बी के बराबर क्या लिखोगे, तो बी को लिखोगे ए इंटू सी। ये पैटर्न ध्यान दीजिएगा, ए इंटू सी, ए गुना सी प्लस क्या लिखोगे बताइए, प्लस क्या लिखो, बी बराबर ए इंटू सी प्लस क्या लिखो, आप बोलोगे शेषफल यानी डी लिखो, है ना, तो डी लिखो। इतनी चीजें क्लियर है, तो ये हमेशा सही हो। ठीक है, बी बराबर ए इंटू सी प्लस। ठीक है, अब कोई भी उदाहरण लेके देखो। ठीक है, और अलग सा लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं ऐसे लिख 5 की भाग लगाओ आप 23 के साथ, कितना करोगे, 5 चौके 20, है ना, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, है ना। तो यहाँ से आप ये गुना करके देखो, 5 की भाज्य गुना भागफल, 5 गुना 4, है ना, क्या किया, 5 गुना 4 किया, इसमें 3 जोड़ दिया, देखो क्या मिल रहा है, 20 प्लस 3 कितना मिला, 23 मिला। ये 23 क्या है, ये 23 हमारा भाज्य। ठीक है, तो ये 23 मिला, कितना क्लियर है। इन दोनों को गुना करके आप शेषफल को जोड़ दोगे तो हमारा भाज्य आ जाए। ठीक है, चलो अब सीखते हैं डिवीजन कर। मान लो आपको 575 को 8 से भाग लगा, तो आप किस तरीके से भाग लगाते हो। ठीक है, किस तरीके से भाग लगाए, देखो मैं यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर मैं 575 लिख दिया, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। ठीक है, अब 8 की टेबल आप पढ़ोगे, 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, इस तरीके से आपको वो संख्या बताना है जो 56 से। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, ये एक अंक की संख्या है, तो सबसे पहले आपको एक अंक को देखना है। क्या 8 से 5 में भाग लगा सकते हैं, हाँ या ना, 5 क्या है, 8 से छोटा है ना, तो 5 क्या है, 8 से छोटा है। अगर एक अंक की संख्या से आप डिवीजन लगा रहे तो पहले एक अंक को ही देखना होगा, तो 5 छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे, 2 अंकों को देखें। अगर एक अंक छोटा है भाजक से, मतलब 8 से, तो अब 2 अंकों को देखोगे आप, तो 57 को देखो। अब 8 की टेबल देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, है ना, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। फिर उसके बाद क्या होगा, 64, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है,
तो 8 अट्ठे 64। तो देखो 8 अट्ठे अगर करोगे तो ये तो 57 से बड़ा आ गया ना, ये 57 से बड़ा आ गया। तो आपको क्या करना है, 56 को लेना है। 8 इंटू 7 बराबर 56, है ना। तो वो संख्या लेना है जो 8 के टेबल में 57 से जस्ट छोटा हो। समझ में आया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 8 सत्ते 56। ठीक है, इतना क्लियर है। 8 सत्ते 56 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, 57 में से 56 को घटाओगे, तो यहाँ से घटाओगे तो आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब इसके बाद क्या करोगे, एक क्या है 8 से छोटा है, एक 8 से छोटा मिल गया, तो एक अंक को ऊपर से हम लोग उतार लेते हैं, है ना। एक अंक को अगली जो संख्या है इसे यहाँ पर उतार लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर उतारोगे तो ये 15 है, ये 15 है। अब बताइए 8 के टेबल में कौन सा नंबर है जो 15 से जस्ट छोटा है, बताइए। 8 के टेबल में देखो, आप अगर 8 गुना करोगे तो 8 गुना तो 16 आ जाएगा, ये 15 से बड़ा हो गया, तो आपको ये 8 लेना पड़ेगा। तो 8 एकम यहाँ पे लिखोगे, 8 एकम 8, है ना। और यहाँ से 15 में से 8 घटाओगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, इतना क्लियर है। ये समझ में आया कि किस तरीके से डिवाइड किया। तो चलिए मुझे बताइए जल्दी से कि यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य क्या है। अच्छा, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। डिविडेंड क्या है, बताइए। डिविडेंड क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। जिस भी संख्या को भाग लगा दे वही डिविडेंड होता है। तो आप इस तरीके से याद रखो ना, किस में भाग लगा रहे, 575 में भाग लगा रहे, तो 575 हमारा डिविडेंड हो गया, यानी भाज्य हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाजक क्या है, भाजक बताइए, यानी डिविजन बताइए। डिविजन बताइए, किस संख्या से भाग लगा रहे हो, तो आप कहो सर 8 से भाग लगाया जा रहा है ना, 8 से भाग लगा रहे हैं, तो 8 हमारा क्या हुआ, भाज्य, भाजक हो गया, है ना। तो 8 हमारा भाजक हो गया, यानी डिविजन हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताइए भागफल क्या है, भागफल आपका कितना है, यानी कोसेंट कितना है। तो आप कोसेंट बोलोगे, यहाँ जो आपको दिख रहा है 71, है ना, तो ये 71 आपका कोसेंट दिख रहा है। ठीक है, यानी भागफल आया। अगर मैं आपसे पूछूं शेषफल बताइए, तो शेषफल कितना है, रिमाइंडर, जो लास्ट में आपका बच जाता है ना, घटाकर, घटाने के बाद जो बच रहा है लास्ट में, ये शेषफल है आपका। तो ये 7 शेषफल आ गए। ठीक है, अब चेक करके देखो कि अगर मैं भाजक, है ना, देखो अगर मैं भाजक में भागफल के गुना कर, आप चेक कर लो ये रिलेशन को, मैं चेक कर भाजक में भागफल से गुना करके मैं शेषफल को ऐड कर, है ना। तो ये करने पे कितना होना चाहिए, 575 आना चाहिए। मतलब इन दोनों को गुना करो, 8 को 71 से आप गुना करो, आप क्या लिखोगे, 8 भाजक गुना भागफल यानी 71 प्लस 7, इसको जोड़ने पे कितना मिला है, ये 8 की 1 से गुना करोगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 568 में 7 को जोड़ो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 575, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाजक में अगर भागफल से गुना किया और शेषफल को जोड़ा तो क्या मिलता है, ये भाज्य मिलता है। ये क्लियर है, जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे थे वही मिलता है। क्लियर है, ये समझ में आया। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही थी सारी चीज यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन को याद रखना है आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 8 हमारा भाजक हुआ, 71 हमारा भागफल हुआ, 7 शेषफल हुआ, और 575 भाज्य। ले लिया सभी ने, कितनी बातें क्लियर है। तो ये तो हो गया, अगर हम किसी एक अंक की संख्या से आप अगर डिवीजन लगाए तो आप इस तरीके से डिवाइड करते, ये तो काफी आसान था, एक अंक की संख्या से डिवीजन लगाए। अगर मैं किसी 2 अंक की संख्या से डिवीजन लगाऊं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ 2436 या 2436 में 12 से भाग लगा, 2 अंकों की संख्या से भाग लगा, तो आप क्या करो, वही वाला मेथड लगाओगे, बिल्कुल इस तरीके से 12 लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दिया 2436। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। अच्छा, माइक बंद रखना है, किसी का अगर माइक ऑन है तो आप माइक बंद कर दो। ठीक है, 12 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पर भी आपको 2 अंकों को ही देखना होगा,
सिर्फ एक अंक को नहीं देखोगे आप, ठीक है, आपको क्या देखना होगा, 2 अंकों को देखना होगा। अब मुझे बताओ ये पहला जो 2 अंक है ये 12 से बड़ा है या छोटा है? 24 12 से बड़ा है ना? तो आप 12 अब सीधे से 2 अंकों को लेंगे, है ना, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 24 12 से बड़ा है, ठीक है। कितने बार में कटेगा आपको देखना है, 12 के पहाड़े में 24 या 24 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो आपको मिल गया 24। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर लिखोगे 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 लिख, 24 में से 24 घटाओगे आपको 0 मिल जाएगा, किसी भी संख्या में वही संख्या घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। आप 0 भी लिख सकते हो या फिर इसको आप क्रॉस करके लिखते हो कई बार, ठीक है, क्रॉस भी लिखते। अब क्या करेंगे, कितना संख्या उतारेंगे, एक संख्या उतारेंगे या 2 संख्या उतारेंगे बताओ, फिर 3 को उतारी और 36 को उतारी। देखो याद रखिएगा कि हमेशा एक बार में एक ही संख्या उतरती है, ठीक है, 2 संख्या नहीं उतरता है, ठीक है, एक ही संख्या उतारो। मैं सिर्फ एक संख्या उतार रहा हूँ 3, समझिएगा, यहीं पर आप सभी काफी बार गलतियां करते हैं, ठीक है, मैं एक संख्या यहाँ पर उतार रहा हूँ 3, ठीक है, 6 को नहीं उतार सकता। अब चेक करेंगे क्या 12 से 3 को भाग लगा सकते हैं, तो 12 से तो 3 छोटा है ना, 12 से 3 छोटा हो गया, तो 12 से 3 में भाग नहीं लगा सकते। अब क्या करोगे, देखो कई बार आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर 6 लिख देते हो, ऐसा करते हो, 0 लगा के एक अंक और उतारते हैं। लेकिन इसका भी पीछे आप समझो लॉजिक कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार में एक ही अंक उतारना है। देखो आप क्या करते हो, अगर जो संख्या है ये हमारा भाजक से छोटा आ गया, तो ये 12 से अगर हमें छोटा दिख रहा है, तो क्या करोगे आप 0 बार में लगाओगे, 12 0 जा, बताइए मुझे 12 गुना 0 करोगे तो कितना मिलेगा, 12 की 0 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, 12 0 जा 0 मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर सर 12 की टेबल पढ़े तो 12 एकदम में क्या हो रहा है, 12 आ रहा है जो 3 से बड़ा है, तो 12 की एक बार में नहीं लगा सकते तो आप 0 बार में लगाया, तो 12 0 जा आप यहाँ पर 0 लिखते हो। अब 3 में से 0 घटाओगे आप, 3 में से 0 घटाओगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 में से 0 घटाया 3 मिलेगा। अब यहाँ से अगली संख्या उतारो, ठीक है, अब यहाँ से अगली संख्या उतारो, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे 6, अब यहाँ पर लिखोगे 12 तिया 36। ये समझ में आया, कट गया पूरा। तो अब समझ में आया कि 0 देके 2 संख्या क्यों उतार लेते हैं, तो यही रीजन होता है, ठीक है, तो होता यही है कि एक बार में आपको एक ही संख्या उतारना। क्लियर है इतनी बातें, 203 आंसर आया, इतनी बातें क्लियर, तो वाई लिख के बताइए, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा, अगर मैं कहूँ, ठीक है, एक प्रैक्टिस करिए आगे बढ़ने के पहले, अगर मैं लिखूँ यही क्वेश्चन में 2 4 3 6 7 में 12 से भाग लगाएंगे, इसमें अगर आपको 12 से भाग लगाना तो आप कैसे करोगे, देखो इसको अगर भाग लगा, देखो मैं कर रहा हूँ ध्यान समझिए, आपको पता है 12 2 अंकों की संख्या है, पहले 2 अंकों को देखा तो आप देखोगे यहाँ पर 12 दूनी 24, ठीक है, ये हमारा 24 से 24 कट गया, है ना, तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है। अब क्या करोगे, एक अंक उतारो, है ना, हमेशा एक अंक ही उतार, एक अंक उतार कर 3 यहाँ लिखा। अब यहाँ 3 क्या है, 12 से छोटा है, तो आप 0 बार लगा दो, 12 0 जा 0, है ना, क्योंकि 12 एकम भी 12 नहीं लिख सकते, है ना, तो 0 बार में लगाएंगे, 3 में से 0 घटाया तो 3 मिला। अब ये संख्या 6 को उतारा यहाँ पर, है ना, अब 6 को उतारा, अब कहोगे सर 12 तिया 36 आया, ठीक है, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब अगली संख्या को उतारेंगे, है ना, अगली संख्या को उतारेंगे 7। अब बताओ यहाँ पर 7 लिख दिया, अब और भी होगा क्या कुछ, क्या यही हमारा आंसर होगा? अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद रखो, महेंद्र के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद कर दो, बताइए, तो 203 आंसर होगा क्या, 203 आंसर होगा, 7 हमारा सेल्सफल होगा। देखो यहाँ पर आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊपर से उतरी हुई संख्या, जो संख्या ऊपर से उतारा गया है वो कभी भी सेल्सफल डायरेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। तो क्या सीखा आपने कि जो संख्या ऊपर से नीचे आ रही डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, घटा कर जो बचता है, सब्ट्रैक्ट करके जो बचता है वही रिमाइंडर होता है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक जीरो लगाओ, 12 जीरो जाए जीरो पर, है ना, और 7 को जीरो से घटाने के बाद जो 7 बच रहा है, अब ये घटा कर आया ना, तो ये हमारा रिमाइंडर आया, ये हमारा रिमाइंडर आया, ये शेषफल आया। समझ में आया? तो 2030 हमारा आंसर आएगा, भागफल 2030 आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ऊपर से जो संख्या उतरता है वो डायरेक्ट कभी रिमाइंडर नहीं लिख सकते आप उसे, उसमें आपको एक बार भाग लगाना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो आएगा वही रिमाइंडर आएगा। देखो ये तो हो गया रिवीजन करने का तरीका। रिवीजन को हम लोग डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं, ठीक है? अगर मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किसी क्लास में टोटल 30 पेन है ना, पेन कितने 30 है, ठीक है, और क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल आपको, पोल क्वेश्चन में दिया जाएगा थोड़ी देर में। तो पेन टोटल 30 है, ये स्टूडेंट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो बच्चे आपके पास क्लास में 5 बच्चे हैं। तो अगर सभी बच्चे में बराबर बराबर पेन बांटना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को कितना पेन मिलेगा, हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना हो, है ना, क्या बोला जाए, बराबर हिस्सों में बांटना हो, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, डिवीजन करते हो, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशन में आप भाग लगाते हो। आपको पता होना चाहिए कि भाग हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, 30 में 5 से भाग लगा दोगे, है ना, तो आप कहोगे 30 को सर 5 से मैं भाग लगा दूंगा। किस तरीके से करोगे, 5 में यहाँ लिखूंगा, 30 अंदर लिखोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे, आपको पता है 5 छक 30 होता है ना। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक बच्चे को जो भागफल आया आपका, जो भी आपका भागफल मिल रहा है, वही कहेंगे प्रत्येक बच्चे को इतने पेन मिलेगा, है ना, प्रत्येक बच्चे को 6 पेन मिलेगा, है ना। ये समझ में आया? ईच स्टूडेंट को, एवरी स्टूडेंट को 6 पेन मिल जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो यहीं पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे को 6 पेन मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 30 के जगह पर 32 पेन होते, ये बताइए, टोटल पेन 32 होते, स्टूडेंट्स टोटल 5 ही होते, तो इस केस में कितना पेन मिलता सर, ये बताओ। पेन आपके पास 32 है, स्टूडेंट 5 है, तो अभी भी क्या करोगे आप, 5 को आप, सॉरी 5 से आप 32 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब इस बार क्या करोगे, 5 छक 30 करोगे, और लास्ट में देखो रिमाइंडर 2 बच गया, यानी शेषफल 2 बच गया। तो आप क्या करोगे सर, सभी बच्चों को 6 पेन तो मिलेंगे, हर एक बच्चे को 6 पेन मिलेगा, और आखिरी में 2 पेन बच जाएगा। अच्छा आप लोग कर रहे हो 6.4, तो 6.4 पेन कैसे देंगे, या तो 5 पेन दोगे या तो 6 पेन दोगे, पेन तोड़कर नहीं दोगे ना। समझ में आ रहा है? पेन तोड़कर नहीं देंगे, तो हर बच्चे को 6 पेन ही मिलेगा, और लास्ट में 2 पेन बच जाएगा आपके पास, तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर का मतलब समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर क्या होता है, मतलब जितना आखिरी में बच जाता है, ठीक है। तो अगर 32 पेन को हमें बांटना हो 5 हिस्सों में, तो 6 पेन बांट देंगे, है ना, 6 पेन बांटोगे 5 बच्चों को, तो 30 पेन तो बच जाएगा, और 2 पेन लास्ट में बच जाएगा। तो ये शेषफल क्या है, जितना आपका लास्ट में बच गया। क्लियर हुआ? 6.4 मत कहना, 6.4 पेन नहीं दे सकते ना, पेन तोड़कर नहीं देंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? तो वही चीज समझाया जा रहा था कि अगर 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या है, भाजक हुआ, 6 भागफल हुआ, 0 शेषफल हुआ, और 30 भाज्य। ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि हम लोग की डिवीजन की है वो सही की है गलत। देखो आप क्या करो, भाजक में भागफल की गुना करो, ठीक है, और शेषफल को जोड़ दो। तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 गुना 6 प्लस 0 आपने किया तो कितना मिल रहा है, 30 प्लस 0 यानी 30 मिल रहा है। और ये 30 क्या है, 30 हमारे पास भाज्य है ना, तो हमेशा ये वाला सही होगा कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। कितनी बातें क्लियर है? जो भी समझाई गई अभी तक सभी चीज समझ में आया तो यस के लिए वाई लिख दो, नो के लिए एन लिख दो। अगर सारी चीज क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ नया सीख, ठीक है। देख कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा महेंद्र के नाम से जो बच्चे, आपका कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर लास्ट क्लास में आपको ये बता रहा था कि किसी भी एक नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर से आप गुना करो, तो गुना के लिए क्या बताया गया कि तीसरा जो नंबर मिलता है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है, प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। किसी एक पूर्ण संख्या में आप एक दूसरी पूर्ण संख्या गुना करो तो जो मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। लेकिन ये बताइए कि अगर मैं प्राकृतिक या पूर्ण संख्या में
दूसरे प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से भाग दूं, विभाजन करूं यानी भाग दूं, डिवाइड करूं, तो जो आंसर मिलेगा वो हमेशा पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या मिलेगा क्या? तो नहीं, ये जरूरी नहीं, वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप 4 में आप 2 से भाग लगाओ, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? एक पूर्ण संख्या से दूसरे पूर्ण संख्या को भाग लगा लो, तो यहाँ पर 2 मिल जाए, तो पूर्ण संख्याएं मिल जाए, ये ठीक था। लेकिन अगर मैं 2 को 4 से भाग लगाऊं, है ना, तो ये हमारे पास कितना मिलेगा? इसको सोल्व करने पर आपको 0.5 मिलेगा। इसके बारे में दशमलव वाला भाग हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए ध्यान दीजिएगा 0.5 मिलेगा। दशमलव संख्या आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को भाग लगाए तो पूर्ण संख्या ही मिले। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, 0 में आपने 3 से भाग लगाया, तो 0 में किसी भी संख्या से आप भाग लगाओगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या ही है। लेकिन 3 में आप जब 2 से भाग लगाओ तो आपको 1.5 मिला, तो एक दशमलव संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरा पूर्ण संख्या को डिवाइड करोगे तो पूर्ण संख्या ही मिले, ये जरूरी। क्लियर है? ये समझ में आया? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट करिए जल्दी जल्दी, स्टार मार्क लगा के सभी लोग नोट करते जाइएगा। पहला चीज नोट कीजिए, किसी भी संख्या में आप अगर 1 से भाग लगाओगे तो वही वाली संख्या रिपीट होगी, ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप अगर 5 में 1 से भाग लगाओगे, इसका मतलब क्या हुआ? 5 को 1 से भाग लगाने का मतलब 5/1 लिखोगे और ये 5 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं 18 में 1 से भाग लगाऊं तो आप लिखोगे 18/1 और ये 18 ही आएगा। समझ में आया? तो किसी भी संख्या में 1 से भाग लगाने पे वही संख्या रिपीट होती है, 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ए में 1 से भाग लगाया तो ए मिला, 1 से भाग लगाने पर संख्या में नहीं बदलाव होता है। जैसे 1 से गुना करने पर वही संख्या रिपीट होती थी, याद है आपको, तो भाग भी लगाओगे तो वही, ठीक। दूसरा चीज नोट करिए, किसी भी संख्या में आप अगर उसी संख्या से भाग लगाओ, है ना, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ए में आपने ए से डिवाइड किया तो 1 मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ से आप सीख सकते हो कि अगर मैं 5 में 5 से भाग लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 की भाग 5 से लगा दे तो इसका मतलब 1 मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी इस तरीके से लिखा होगा x/x, तो इसका मतलब x में आप x से भाग लगा रहे तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ p/p, इसका मतलब p में आप p से भाग लगा रहे तो अगर उसी संख्या से भाग लगा रहे तो आपको 1। ये बातें क्लियर है? ये समझ में आए? अगर मैं कहूँ कि आप कभी 12 में 12 से भाग लगाए तो आंसर कितना मिलेगा बताइए? 12 में 12 से भाग लगाने पे क्या मिलेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? 12/12, है ना, 12/12, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप बताओ कि अगर मैं 12 में इस संख्या से भाग लगाया और आंसर 1 मिल रहा है तो ये नंबर कौन सा रहा होगा? ये बताइए, मैंने किस संख्या से भाग लगाई होगी? तो आप जब 12 में 12 से ही भाग लगाओगे तभी 1 मिलेगा, है ना। 12 में 12 से भाग लगाएंगे तो 1, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता, ठीक है। अब दो चीजें और देखिए, अगर मैं देखिए किसी भी संख्या 0 से किसी भी संख्या को आप भाग लगा, 0 को किसी भी संख्या से, एक कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 0 बटा कुछ भी लिखा है, 0/a हमेशा 0 होगा। 0 को आप 5 से भाग लगा दो 0 मिलेगा, 0 को आप 8 से भाग लगा दो 0 मिलेगा, 0 को आप 1000 से भाग लगा दो आपको 0 मिलेगा, 0 को आप 500 से भाग लगा दो आपको 0 मिलेगा। ये समझ में आया? तो क्या समझ में आ रहा है? 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे 0 मिलेगा। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो 0/5 बराबर 0 को 5 से भाग लगाया हमें 0, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कीजिए जल्दी से, अगर मैं लिख रहा हूँ किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने का क्या मतलब है, इसको आप लिखोगे a/0, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। अभी के लिए आप यही समझो, इसके बारे में आगे की क्लास में क्लास 11th में जब जाओगे तो सीखो, है ना। तो ये अपरिभाषित है, ठीक है। तो अपरिभाषित का मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सके, है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो आप किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं लगा सकते, क्लियर है? तो आप 12 में 0 से भाग नहीं लगा सकते, ये गलत हो, ठीक है। आप 13 में 0 से भाग नहीं लगा सकते, तो किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं लगा सकते, इसका कोई मतलब नहीं होता।
ऐसा मत कहना कि 12 में 0 से भाग लगाने पर सर 0 मिलेगा, ठीक है, ये मत कहना। अगर आप इस तरीके से लिखोगे 12 में 0 से भाग लगाने पर 0 मिलेगा तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? ये बताइए, ये चारों पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? नोट नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, ठीक है। तो अगर मैं कभी लिख दूं 0 को 0 से भाग लगा, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं 0 की 0 से भाग लगाऊं, ये बताइए, अगर मैं 0 की 0 से भाग लगाऊं तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका आंसर 0 लिखोगे तो गलत होगा, इसका आंसर आप 1 लिखोगे, जैसा कि आपको दिख रहा है ना कि ए में ए किसी संख्या में उसी संख्या से भाग लगाएंगे तो 1 मिलेगा, तो ये भी गलत होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे कि इसका कोई अर्थ नहीं, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं। अभी के लिए क्लास 9 में आप यही बोलोगे कि इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, मीनिंगलेस है। नहीं, किसी भी संख्या को 0 से भाग लगाएंगे तो 0 मिलेगा। अगर कोई आपको ये बताया है तो आप नोट करो कि वो गलत है, ठीक है। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 0 में भी आप 0 से भाग लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगा सकते। 0 में आप किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हो। आपके अगर किसी सर ने बताया है, कोई बताया है, तो वो ये बताए होंगे कि 0 से आप किसी संख्या से भाग लगाओ, 0 में किसी संख्या को भाग लगाओगे तो 0 मिलेगा, लेकिन किसी संख्या को आप 0 से भाग नहीं लगा सकते। 0/5 तो 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन 5/0 ये कुछ नहीं, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझिए, कंफ्यूज मत होइए। एक में 5 से भाग लगा रहे, एक में 0 से भाग लगा। क्लियर हुआ? अंतर समझ में आया? दोनों 0 से भाग नहीं लगा सकते, 0 को भाग लगा सकते, ठीक। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए, सभी को पता है ना सम संख्या क्या होती है? सम संख्या सभी को पता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। आपको पहले ही बताया जा चुका है, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल है वो सम संख्या होती है। सम संख्या के आखिरी में इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 आते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। यहाँ पर जितने भी संख्या लिखे गए सभी के सभी सम संख्या, ठीक है, ये आपको पता है। विषम संख्या भी मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। विषम संख्या अगर कोई आपसे बोले कि परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहोगे? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, या जिसके आखिरी में इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, ये सभी अंक क्या होंगे? विषम संख्या होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 3, 17, 21, 255, 1029, ये सभी के सभी क्या है? विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया? पहले हम लोग कर चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में आपको बस याद दिलाया गया। ये बताइए, ये क्लियर है सभी का? अगर नहीं याद या कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, है ना। अभी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आपको सीखना। देखिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, नाम से ही समझने की कोशिश करो। अभाज्य, जो किसी से भाज्य ना हो, जो किसी से विभाजित ना हो। देखो, कोई भी संख्या हो ना, वो खुद से, देखो, एक से और स्वयं से सभी संख्या डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। सभी संख्या एक से और खुद अपने आप से तो डिविजिबल हो ही जाएगी, लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से अगर वो संख्या डिविजिबल नहीं है तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लूं, जैसे कि 7 एक नंबर ले रहा हूँ। देखो, 7 क्या है कि 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, 1 गुना 7 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 आएगा तो 7 से कट जाएगा। मुझे बताइए, कोई और संख्या के टेबल में 7 आता है क्या? 2 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। 3 के टेबल में 7 आता है क्या? 5 के टेबल में नहीं। किसी भी संख्या के टेबल में 7 नहीं आता। तो 7 क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, बाकी किसी से नहीं कट रहा। तो आप कहोगे 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है ना, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। ऑड नंबर तो है ही, लेकिन सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे ना। जैसे कि मैं अगर कहूँ और उदाहरण से समझ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 15, देखो इससे समझ। 15 क्या है? 15 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, सॉरी 15 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा। 1 और 5 के अलावा ये 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या नहीं है, है ना।
ये अभाज्य संख्या नहीं। देखो ये ऑड तो है, विषम है, लेकिन अभाज्य नहीं। तो सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। कितनी बातें क्लियर है? 15 क्या है? 15 को आप भाज्य संख्या बोलो, अभी हम लोग पढ़ेंगे। 15 क्या है? भाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं एक अपने आप से और एक के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी और भी नंबर से अगर कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाए। क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 11, 11 कैसा नंबर है? भाज्य है या अभाज्य? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर है या नहीं? बोलोगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 देखो सिर्फ एक से कट रहा है और 11 से कट रहा है, मतलब एक और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा और किसी से नहीं कट। तो 11 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है? तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 13, ये सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए सभी को देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से कट रहा है ना? कुछ और पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। आप याद रखिएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे कोई पूछे, बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या? तो आप बोलोगे 2 होगा। ठीक है? 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा। 2 के बाद में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी अभाज्य संख्या, जितने भी प्राइम नंबर, सभी के सभी विषम संख्या। लेकिन 2 कैसा है? एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। ठीक है? बाकी जितने भी सम संख्या होंगे वो कभी भी अभाज्य नहीं होंगे, वो 2 से तो कट जाएगा। ठीक है? तो 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य भी। क्लियर है? क्लियर है? सबसे छोटा अभाज्य प्राइम नंबर 2 है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी। ठीक है? एक प्राइम नंबर नहीं होता, एक के बारे में अभी मैं आपको बताऊँ। एक प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्लियर है? एक प्राइम नहीं होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो ये समझ में आ गया। भाज्य संख्या क्या होगी? अभी आपको बताया जा रहा था भाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य का उल्टा, मतलब वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से डिविजिबल हो जाए। जैसे मैं अभी लिख रहा था 15, 15 क्या है? एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो एक और 15 मतलब अपने आप के अलावा किसी और भी संख्या से अगर कट जाए तो वो भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 4 क्या है? एक से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इनके अलावा 2 से भी कट रहा है। 15, तो यहाँ पर मैं लिखा। 55 के बारे में बताओ, 55 कैसा नंबर है? 55 को बताओ। 55 एक से कट रहा है और 55 से अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या से कट रहा है क्या? 1 और 55 के अलावा किसी और संख्या के टेबल में आता है क्या 55? आप बोलोगे यस, किस संख्या से कटेगा? तो आप बोलोगे सर 11 से कट जाएगा या 5 से भी कट जाएगा, है ना? 5 और 11 से कट जाएगा। तो आप कहोगे 1 और 55 के अलावा किसी और भी संख्या से कट रही है तो ये भाज्य संख्या है। यह भाज्य यानी कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया? समझ में आया कि भाज्य संख्या क्या हो? 121 देखो, 1 और 121 के अलावा 11 से कट जा रहा है, तो 11 से कट रहा है तो आपको हो गया भाज्य संख्या। ठीक है? कंपोजिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आपसे पूछा जाता है कई बार, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना? सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो इसका आंसर 4 होगा। ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट। 4 होगा। देखो एक क्या है? एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट। ठीक है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, इसको नोट करिए। ठीक है? एक क्या है? एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? तो 2 चीज और नोट करना है आपको। पहला, एक क्या है? ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, मतलब ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम। ठीक है? तो एक के बारे में स्पेशल चीज ये ध्यान रख लिया कि एक ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। दूसरा, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये आपको बताई जाती है। इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए, सारी चीज समझ में आई? जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही थी समझ में आ गया तो वाई लिखो, फिर लिख सकते हो। ठीक है? और इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही थी सारी चीज यहाँ पर लिखी गई।
तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बाद में आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प होगी। ले लिया? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को, काफी आसान आसान से क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। साठ को आपको 15 से भाग लगाना, सॉरी 60 को आपको 4 से भाग लगाना। साठ को आप 4 से भाग लगाओ, देखो क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग आंसर कीजिए, काफी कम आंसर आ रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना ये सारा। बिल्कुल समय ले सकते हो आप, बिल्कुल अभी समय दिया जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक अंक की संख्या से अगर आपको भाग लगाना तो काफी आसान होता है। तो अभी क्या करेंगे, 10 सेकंड में रुकूंगा, ठीक है? 10 सेकंड में आपको जल्दी से आंसर करना है। अभी भी सिर्फ कुछ ही बच्चों का आंसर आया है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर। अच्छा, जितने भी आंसर आए हैं वो सभी के सही हैं, एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही। तो आप क्या करोगे, 60 में 4 से भाग लगाना, आप 4 यहाँ लिखोगे, 4 क्या हुआ, भाजक, 60 भाज्य ना, इस तरीके से डिवाइड करो। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक अंक की संख्या से भाग लगा रहे तो सिर्फ एक अंक को देखिए, 6 क्या है, 4 से बड़ा है ना? तो आप यहाँ लिखोगे 4 एकम 4, 4 दूनी कर दोगे तो 4 दूनी 8 होगा, जो 6 से बड़ा हो जाएगा। तो आप लिखोगे 4 एकम, यहाँ पर 4, 6 में से 4 घटाया कितना मिला, 2 मिला। ऊपर से एक अंक उतारोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे, फिर आपको पता है 4 पंजे 20 होगा, 4 पंजे 20, यहाँ कट। तो ये जो भागफल आया यही आपका आंसर होगा, है ना? तो ये जो भागफल 15 आ रहा है, आप बोलोगे सर 15 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? कितना समझ में आया सर? ये समझ में आया? ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इनका भी गलत था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करिए। 25 का टेबल सभी को याद कराया गया था, ट्राई करो इसको आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 625 की 25 से भाग लगाना, तो देखिए क्या आंसर है। 625 को अगर 25 से मैं डिवाइड करूं तो आंसर क्या है? देखो 25 का टेबल अगर याद है तो काफी जल्दी आंसर कर पाओगे, और नहीं भी याद है तो आप गुना करके ट्राई कर सकते हो। चलिए 15 सेकंड्स और है आपके पास। अच्छा, जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड, तो सभी ने आंसर दे दिया, 10 सेकंड और रुकेगी। ठीक, इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने आंसर किया है, तो आपको सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर दे चुका है, सभी ने दे दिया। तो अभी चैट आपको ओपन है, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो 625 को 625 को 25 से भाग लगाना है, तो 25 यहाँ लिखेंगे, 625 को मैं अंदर इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है? अब आप 25 का टेबल पढ़ो, है ना? 25 एकम 25, ठीक है? आपको ये देखना है कि ये दो अंकों की संख्या है, तो दो अंक को देखना है, 62 देखना है। 62 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आता है 25 के टेबल? 25 दूना 50, 25 दिया कितना होगा 75, जो 62 से बड़ा आता है ना? तो ये नहीं लेंगे, 25 दूना लेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे 25, 2 जा 25 दूनी 50, ठीक है? 62 में से 50 घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 12, ठीक है? अब आपको पता है कि एक अंक ऊपर से उतारते हैं, तो यहाँ से उतारोगे ये 5 निकलेगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है,
125 को देखना है, 25 का टेबल पढ़ो, देखो 125 या 125 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आता है। चौके करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो आप क्या करोगे, 25 पंजे 125 यहाँ लिखोगे और ये घटाकर आप बोलोगे ये जीरो है ना। तो आंसर कौन सा हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। ये क्लियर है सभी का। 25 के 625 से गुना किया तो जो भागफल जो आ रहा है वही हमारा आंसर है 25। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई, लिखिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, इसको करके बताइए। तो आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में आपको करना। 2310 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा। अभी कोई क्लास नहीं लेट करिएगा, इस क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसके बाद क्लास लेते हैं। ठीक है, देखिए 2310 की अगर 11 से मैं भाग लगाऊं, 2310 की मैं आपको 11 से भाग लगाऊं, ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड। आखिरी के 10 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड, तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड में आपको आंसर करना है। ठीक है, 2310 की 11 से आप भाग लगाओगे तो क्या, 10 सेकंड और आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड्स। जिन बच्चों ने अब तक आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करो। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2310 की आप अगर 11 से भाग लगाओ तो ऐसा लिखोगे 2 3 2 3 1 0, है ना। अब देखो आप क्या करो, आप 11 की टेबल पढ़ोगे, दो अंक को देखो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, तो 33 तो 23 से बड़ा हो गया, तो आप लिखोगे 11 दूनी 22। ठीक है, अब 23 में से 22 घटाओ, 23 में से 22 घटाओगे तो 1 मिनट। अब एक अंक ऊपर से उतारोगे यहाँ, तो आप 11 लिखो। अब यहाँ पर क्या करोगे, 11 एक कम, आप कहोगे 11, तो यहाँ पर कटिए। ठीक है, अब आप जीरो यहाँ से उतारो। ठीक है, आपने दूसरा अंक उतारा 0, अब यही हमारा आंसर हो गया क्या, 21 आंसर होगा, 21 आंसर होगा क्या। देखो 21 आंसर नहीं होगा, क्यों, आप कह सकते हो कि सर ये जो जीरो बचा, जीरो तो ऊपर से आया है ना, जब तक आप घटाओगे नहीं ये रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। ऊपर से उतरी हुई संख्या कभी भी शेषफल नहीं होता, तो आप कहोगे सर इसको भी भाग लगाना पड़ेगा एक बार, और ये संख्या तो 11 से छोटा है ना, और उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं बची हुई, तो आप कहोगे 11 जीरो जा, जीरो करेंगे, और ये जो घटाने के बाद आपको ये वाला जो जीरो दिख रहा है ये हमारा शेषफल है, और आंसर हमारा 210 होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अब क्लियर है, ये समझ में आया, ये बताइए। तो आप सिर्फ 21 नहीं लिख सकते, या 201 भी आपको नहीं लिखना। क्लियर है, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी आपको होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करके एक क्लास लेफ्ट करिएगा।